हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अफ्रीका कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका कंटिनेंट्स को पढ़ने से पहले जब भी हम कोई महाद्वीप देखते हैं तो उसके साथ और भी महाद्वीप से जो जुड़ा रहता है तो उसके लोकेशन को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ये मैप रखा हुआ है ये है पॉलिटिकल मैप जो है अफ्रीका महाद्वीप का। अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल जो है देश अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पे आपको 54 देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पे 55। तो अगर आप लोग को 54 देश इसमें देखने को मिलेंगे तो उस पर टिक करेंगे, और कहीं पे अगर जो ऑप्शन में 55 देखने को मिलेगा तो आप 55 जो है टिक करेंगे। तो एक देश को लेके जो है विवाद है उसको हम अभी बाद में बताएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो उत्तरी अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा जो है वो सहारा के मरुस्थल में स्थित है। ये जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर जो है वो होता है उत्तर, नीचे दक्षिण होता है, और इधर साइड में पश्चिम होता है और इधर पूर्व होगा। तो ऊपर का जो ये एरिया है ये पूरा जो है ये क्या है, अधिकांश हिस्सा जो है सहारा के मरुस्थल में स्थित है, अफ्रीका का जो भाग है। अब हम देखते हैं कि अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा एक सींग के आकृति के दिखता है। पूर्वी हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा देख लीजिए, ये हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है ये जो है कैसा दिखता है, एक जो है सींग के आकृति का दिखता है। एक पेंसुला है सोमालिया का, जिसे हम क्या कहते हैं, सोमालिया का जिसे हम हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्न ऑफ अफ्रीका। तो अब हम देखेंगे कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो अफ्रीका के दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका आता है जिसमें 5 देशों को शामिल किया जाता है। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप का जो है नीचे का मतलब दक्षिण भाग, इसमें जो है ये दक्षिण अफ्रीका है। तो अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका में अगर बात करें तो ये 5 देशों को मिला के मतलब 5 देशों का सम्मिलित रूप जो है दक्षिण अमेरिका कहलाता है। इसमें कौन कौन से देश हैं तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पहला देश जो है वो है नामीबिया, ये वाला, ये दो देश जो है यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये है नामीबिया। फिर बोत्सवाना, फिर बोत्सवाना के बाद ये वाला जो पूरा है यहाँ से लेके ये पूरा ये इतना क्या है, ये है दक्षिण अफ्रीका। फिर इसके बाद में चौथे की बात करें तो यहाँ पे आता है जो है ये स्वाजीलैंड है, ये इतना जो है ये स्वाजीलैंड है। और पांचवा ये है लेथेसो, क्या है लेथेसो। तो ये दोनों देश तो हो जाएंगे जो है भूमिबद्ध मतलब भूमि के अंदर, और बाकी जो है मतलब इधर देखो 5 देश मिला के जो है दक्षिण अफ्रीका कहलाएगा। कौन कौन? नामीबिया, बोत्सवाना, और फिर हो जाएगा ये स्वाजीलैंड, और फिर इसके बाद में ये क्या हो जाएगा लेथेसो, और ये हो जाएगा जो है दक्षिण अफ्रीका। तो 1 2 और 3 और 4 और 5, ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये जो बोत्सवाना देश है, बोत्सवाना में जो है कालाहारी मरुस्थल का जो है मतलब यहाँ विस्तार है। अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पर जो है बोत्सवाना में ही एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बोत्सवाना में जो जनजाति पाई जाती है उसका क्या नाम है, तो बुशमैन जनजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं, तो अब हम जो है इसके चारों तरफ के लोकेशन को समझ लेते हैं। तो ऊपर के हिस्से में यूरोप आता है, जैसा कि हमने बताया ऊपर के हिस्से में क्या आता है। तो ये देखिए ये वाला कौन सा जो है मतलब महाद्वीप हो जाएगा, तो ये है यूरोप महाद्वीप। जैसे ये मैंने लिख दिया ये स्पेन का क्षेत्र है तो ये यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। तो अब ये प्रश्न आता है कि भूमध्य सागर, ये जो आपको जल का क्षेत्र दिख रहा है ये है भूमध्य सागर, आप लोग लिख लेंगे। तो भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जो है अलग करता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि यूरोप महाद्वीप और ये अफ्रीका महाद्वीप के बीच में कौन सा महासागर स्थित है, तो वो है भूमध्य महासागर। ठीक, अब हम इसके बाद में अगर देखें तो अफ्रीका महाद्वीप, ये जो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप लाल सागर के द्वारा अलग होते हैं। ये वाला अफ्रीका महाद्वीप है और ये है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप का क्योंकि इधर का सिरा ये खाड़ी देश आ जाएंगे, जैसे कि मतलब जो अरब प्रायद्वीप होता नहीं है, इसमें कुवैत, यमन और जो जो भी मतलब देश आते हैं इसके अंतर्गत, तो इसको खाड़ी देश भी कहते हैं। और ये एशिया महाद्वीप का इधर जो है अंतिम छोर है।
तो ये प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में कौन सा मतलब कौन सा सागर है जो इन दोनों को अलग करता है, तो वो है लाल सागर। ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं ये है लाल सागर, आप लोग लिख लेंगे ये पूरा क्षेत्र, ये लाल सागर है। और देखा जाए तो मिस्र, ये जो पूरा क्षेत्र है ये यहाँ से लेके ये क्या है, ये है मिस्र। तो मिस्र के टापू के माध्यम से एशिया और अफ्रीका जुड़ा रहता है। ये जो टापू है इसके माध्यम से एशिया और अफ्रीका जो है ये दोनों जुड़े रहते हैं। और फिर मैंने अभी क्या बताया था कि एशिया और अफ्रीका के बीच में लाल सागर स्थित है। तो अफ्रीका के पश्चिम में, ये जो अफ्रीका के पश्चिम, इधर साइड में पश्चिम आएगा, तो अफ्रीका के पश्चिम में जो है यस आकार का अटलांटिक महासागर का विस्तार है। ये देखिए ये है यस आकार का, मगर अगर आप देखेंगे तो इस तरह आ जाएगा। तो एशिया जो हमने बताया कि क्या है, ये अफ्रीका के पश्चिम में यस आकार का अटलांटिक महासागर है। फिर अब देखते हैं कि अटलांटिक जो महासागर, ये अटलांटिक महासागर और ये क्या है, ये है भूमध्य महासागर के बीच में ये जो यहाँ पे एक संधि आती है जिसका क्या नाम है, जिब्राल्टर जल संधि है। अगर देखा जाए कि इसका नाम कैसे पड़ा जिब्राल्टर जल संधि, तो ये भूमध्य जो मैंने बताया था कि भूमध्य सागर के ऊपर ये वाला जो है ये यूरोप का हिस्सा है, तो यही ये वाला देश जो है ये है स्पेन। तो स्पेन देश में ही ब्रिटिश हुकूमत का एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, जिब्राल्टर। यहीं पे जो है स्पेन में ही एक ब्रिटिश हुकूमत का एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, जिब्राल्टर। तो उसी के नाम से इसका नाम क्या पड़ा, जिब्राल्टर पड़ा। अब हम देखते हैं कि इसी को यानी जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर का कुंजी कहते हैं। मतलब जिब्राल्टर जल संधि जो है इसको क्या कहते हैं, इसको जो है जिब्राल्टर जल संधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का कुंजी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा जो है इधर का पानी और इधर मतलब जो ये जल राशि है भूमध्य सागर का और ये अटलांटिक महासागर का जो है इधर मतलब मिलते हैं। अब देखें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पहले नॉर्मली व्यापार जो है वो अटलांटिक महासागर से होते हुए होता था। मतलब पहले नॉर्मली व्यापार अटलांटिक महासागर से होता था, मतलब चक्कर लगाते हुए। लेकिन बाद में देखा गया कि भूमध्य सागर के रास्ते से शॉर्ट हो सकता है, ऐसा मतलब उन्होंने सोचा। लेकिन बीच में एक बाधक पड़ता है, ये वाला मतलब बाधक एक टापू पड़ता है। यहाँ से फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को ही जो है भारत से ईस्ट इंडिया से व्यापार हुआ करता था, इसलिए उन्होंने इस टापू को काटने का लक्ष्य बनाया। और फाइनली 1869 ईस्वी में जो है इस टापू को काटकर सुएज नहर का निर्माण कराया। तो ये जो मतलब भूमध्य सागर ये वाला, तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ देती है। मतलब ये भूमध्य सागर और ये लाल सागर को जो है ये सुएज नहर जोड़ देती है। फिर बाद में 1956 ईस्वी में मिस्र के राजा, ये वाला जो देश है इसका नाम मिस्र है, मिस्र के राजा ने जो है इस नहर का मतलब सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस प्रकार सुएज नहर को मिस्र की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी गई थी। फिर क्या हुआ, अब मिस्र की सरकार यहाँ से जो है गुजरने वाले जहाज, जो यहाँ से जो जहाज गुजरते हैं उन जहाज़ों का मतलब कस्टम टैरिफ या फिर क्या कह सकते हैं सीमा शुल्क मिस्र की गवर्नमेंट लेती है। तो ये तो हो गया सुएज नहर की बात। फिर अब देखते हैं कि सुएज नहर दो जल राशि यानी भूमध्य, देखो ये जो सुएज नहर है एक इधर क्या हो गया, ये जो है भूमध्य महासागर या भूमध्य सागर कह सकते हैं, और इधर क्या हो गया लाल, मतलब ये लाल सागर या फिर इसे कह सकते हैं रेड सी। तो इन दोनों का जल जो है इनके इसको जब मतलब नहर से जोड़ दिया गया तो इन दोनों का जल जो है मिल गया। अब हम देखते हैं कि फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो ये जो सुएज नहर है ये दो जलराशियों को तो जोड़ती है, लेकिन यहाँ पे दो स्थल खंडों को जो है मतलब अलग भी करती है। कौन कौन से, एक है एशिया और दूसरा क्या है अफ्रीका। तो ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो भूमध्य सागर है ये वाला, यहाँ पे देखें तो यूरोप का जो ये स्पेन और अफ्रीका का यहाँ मोरक्को, देखो ये जो है ये एशिया का जो है क्या हो जाएगा, ये जो यूरोप का मतलब ये वाला यूरोप हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया
मतलब अफ्रीका महाद्वीप का ये एक देश है मोरक्को, यहाँ से लेकर ये पूरा इतना, ये मोरक्को हो गया। और ये क्या है, ये है यूरोप का स्पेन। तो यूरोप का जो स्पेन और अफ्रीका का मोरक्को को है जो है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये दोनों जो है अलग होते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि स्वेज नहर, स्वेज नहर से, ये जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर से अदन की खाड़ी, ये वाला जो क्षेत्र है ये है अदन की खाड़ी। तो स्वेज नहर से अदन की खाड़ी में कोई जहाज़ प्रवेश करता है तो यहाँ ये इस वाले क्षेत्र में, इधर देखो ये वाला, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जल संधि है जिसका क्या नाम है, बाब अल जल संधि। क्या नाम है इसका, बाब अल जल संधि। तो देखो ये है स्वेज नहर, स्वेज नहर, और ये मैंने क्या बताया कि स्वेज नहर में मतलब जिसे ये अदन की खाड़ी है, ये अदन की खाड़ी हो गई। तो स्वेज नहर से अदन की खाड़ी में कोई जहाज़ प्रवेश करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, ये बाब अल जल संधि रास्ते में पड़ती है। अब हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में, तो अगर हम बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये है मेडागास्कर। मतलब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर यहाँ देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि मेडागास्कर को जो है प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन नाम इसका क्या था, मालागास। क्या नाम था, मालागास। और फिर इसके बाद में बात करें कि हिंद महासागर का ये सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये तो है मेडागास्कर। ये कौन सा, ये जो जल है ये हिंद महासागर का ही मतलब पानी या जल राशि है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि मेडागास्कर का ही मतलब पार्ट इधर साइड में जो है, इधर उधर साइड में मतलब बिखराव है। तो मेडागास्कर का ही पार्ट इधर साइड में टूट कर निकला हुआ है जिसे हम मॉरिशस कहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये मेडागास्कर का ही पार्ट है, इधर साइड में निकला हुआ है। तो क्या होता है, ये सब टूट टूट के फिर कहीं कहीं पानी में ऐसे निकले रहते हैं। तो ये वाला जो है इसे हम कहते हैं मॉरिशस। क्या, इसे क्या कहते हैं, मॉरिशस। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ एक द्वीप देखने को मिलेगा जिसे हम रियानियन द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, रियानियन। मतलब मॉरिशस के नीचे थोड़ा आएंगे ये वाला द्वीप, तो इसे हम रीयूनियन द्वीप कहते हैं। कौन सा द्वीप कहते हैं, रीयूनियन। बुक में दूसरे प्रकार से लिखा देखने को मिलेगा और दूसरी बुक में अलग। तो रीयूनियन कहे और चाहे रियानियन द्वीप कहें, ठीक। अब हम इसके बाद में देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप पहले उपनिवेश बस्ती रहा करती थी, जैसे फ्रांसीसियों, अंग्रेजों, डेनिश। तो जो ये वाला रीयूनियन द्वीप है इस पर फ्रांस का जो है कब्जा देखने को मिलता है। फिर देखते हैं कि मेडागास्कर के ऊपर मयोट्टा द्वीप देखने को मिलता है। जो ये मेडागास्कर है इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो ये वाला कौन सा द्वीप है, ये है मयोट्टा द्वीप। कौन सा द्वीप है, मयोट्टा द्वीप जो है देखने को मिलता है, जिस पर फ्रांस का अधिकार है। इस पर किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। प्रश्न पूछा जाता है कि मयोट्टा द्वीप जो है उस पर किसका अधिकार है, तो ये फ्रांस का अधिकार है। फिर इसी के ऊपर साइड पर एक द्वीप देखने को मिलता है जिसका नाम है सेशल्स द्वीप। क्या नाम है, सेशल्स द्वीप। इस द्वीप का क्या नाम है, सेशल्स द्वीप। फिर अभी हाल ही में इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि अभी हाल ही में जो हमारी भारत सरकार है इन्होंने जो है मिशन सागर के अंतर्गत इन द्वीपों को सहायता प्रदान के लिए जो है मेडिकल उपकरण प्रदान किए थे इन सब द्वीपों को। अब देखते हैं कि मेडागास्कर के ही साइड में आपको जो है कोमोरोस द्वीप देखने को मिलेगा। ये जो है इसी के साइड में यहाँ पे ये वाला जो द्वीप है इसे हम कोमोरोस द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, कोमोरोस द्वीप। अब हम देखते हैं कि जो मेडागास्कर अफ्रीका के मुख्य भूमि से अलग है। ये देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है लेकिन मेडागास्कर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो मेडागास्कर है ये अफ्रीका के मुख्य भूमि से अलग देखने को मिलेगा। फिर अब देखते हैं मेडागास्कर और इसके बीच में अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है और ये जो मेडागास्कर है इसके बीच में एक चैनल है जिसका नाम मोजाम्बिक चैनल है।
आप देखेंगे कि मोजाम्बिक नाम क्यों पड़ा, तो मोजाम्बिक के नाम पर यहाँ पे एक देश है, ये वाला देश, यहाँ से लेकर इतना आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ तक, ये जो है मोजाम्बिक देश है। तो मोजाम्बिक देश जो है, मोजाम्बिक के नाम पर इस चैनल का नाम जो है मोजाम्बिक चैनल पड़ा। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो है ये मोजाम्बिक चैनल। अब देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि चैनल किसे कहते हैं। तो मुख्य महाद्वीप, जो ये मुख्य महाद्वीप होता है, मुख्य महाद्वीप या फिर देश के दूसरे पार्ट को जो जलराशि से अलग करता है, जो जलराशि से अलग करता है, उसे हम चैनल का नाम देते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल, अगर इंग्लिश चैनल की बात किया जाए तो हमने बताया था कि यूरोप के मतलब मुख्य भूमि से, जैसे फिर से समझ लीजिए कि इंग्लिश चैनल पूरे ब्रिटिश द्वीप समूह अर्थात यूके को मुख्य यूरोप से अलग करती है। हमने आप लोग को यूरोप कंटिनेंट में आपको पढ़ाया था। अब हम देखते हैं कि अब आप देखेंगे कि एक सींग के आकार का एक पेंसुला मिलता है, जो अभी मैंने ऊपर बताया। मैंने बताया कि एक सींग के आकार का एक पेंसुला मिलता है, ये वाला, ये पूरा। तो पेंसुला मतलब ये प्रायद्वीप टाइप का है। प्रायद्वीप मतलब जो तीनों ओर से जलराशि से घिरा हो, मिलता है। तो पेंसुला एक सींग के आकृति का दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं, तो इसमें टोटल 4 देश आते हैं। कौन कौन से, उसको हम बता दे रहे हैं। एक इरिट्रिया, दूसरा जिबूती और तीसरा सोमालिया और चौथा क्या हो जाएगा, इथोपिया। देखिए ये वाला, ये इतना जो है, ये क्या है, ये है इरिट्रिया। इरिट्रिया के बाद में ये छोटा सा जो ये इतना, ये क्या है, ये है जिबूती। जिबूती के बाद में फिर यहाँ से आएंगे ये इतना, ये पूरा क्या है, ये है इथोपिया। इथोपिया के बाद में यहाँ आएंगे, ये इतना पूरा क्या है, ये है सोमालिया। तो ये 4 देश जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आएंगे। अब हम इसके बाद में ये चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि इसके बाद में यहाँ देखते हैं कि ये जो इथोपिया है, यहाँ से लेके ये वाला, यहाँ से पूरा ये इतना, ये तो आपने देखा होगा कि जो WHO के हेड मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं टेड्रोस अधानम, ये जो है यहीं के निवासी हैं। मतलब कहाँ के रहोइया हैं, ये जो है इथोपिया के रहने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के देशों की जो राजधानियां हैं वो अलग अलग रहती हैं। यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो जोहान्सबर्ग में बैठती है। अब देख लेते हैं जोहान्सबर्ग कहाँ पे आता है। तो देखिए मैंने बताया था ये वाला दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका में ही यहाँ पे एक स्थान है, ये इसी को हम बोलते हैं जोहान्सबर्ग। तो आप लोग मैप में देखेंगे कि जो है जोहान्सबर्ग जो है कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो यहीं पे क्या होता है, जोहान्सबर्ग में जो है ये पार्लियामेंट जो होती है, यहाँ की जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट वो जोहान्सबर्ग में बैठती है। वह सुप्रीम कोर्ट जो है प्रिटोरिया में बैठता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यायिक राजधानी के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि ऊपर के हिस्से पर जो है सहारा मरुस्थल देखने को मिलता है। मतलब जो दक्षिण जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपरी साइड में जो है सहारा मरुस्थल देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसको। अब ये जो सहारा मरुस्थल है ये उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा है। इसका विस्तार मतलब इसका अगर एरिया देखा जाए कि जो सहारा मरुस्थल है ये वाला, इसका एरिया कितना है, तो वो है 92 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न पूछा जाता है कि सहारा मरुस्थल का एरिया कितना है, तो वो हो जाएगा जो है 92 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है क्या, सहारा मरुस्थल। फिर अगर देखा जाए तो ये उपोष्ण कटिबंध इलाके में आता है। कौन से इलाके में तो हम देखेंगे कि जो ये मतलब अधिकतर मरुस्थल जो नेचुरल तरीके से बनता है वो जो है जो उपोष्ण इलाके में ही देखने को मिलते हैं। जैसे बात करें कि दुनिया के गर्म मरुस्थल जो होते हैं वो जो मतलब 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री मतलब जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री मतलब दक्षिण अक्षांश में देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे मरुस्थल हैं जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ बारिश नहीं होती है, जैसे मंगोलिया। आपने देखा होगा जो एशिया महाद्वीप में जब रूस के पास में, तो वहीं पे मतलब मंगोलिया का मरुस्थल ये जो है उलान बटोर इलाके में। उसी तरीके से भारत में थार का मरुस्थल भी
उपोष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए वो गर्म है, जबकि शीतोष्ण कटिबंध में लद्दाख का मरुस्थल आता है, वो कैसा है, वो ठंडा है। तो इनकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से क्षेत्र में आते हैं। अब हम इसके बाद में देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र में दो मरुस्थल हैं जो दुनिया के दो सबसे बड़े शीतकटिबंधीय मरुस्थल हैं। जो अब इसके बाद में देखते हैं, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है वो है सहारा का मरुस्थल। अब देखा जाता है कि जो सहारा का मरुस्थल है इसका कुल जो है कितने देशों में विस्तार है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है वो टोटल 11 देशों में आपको देखने को मिलेगा। वो कौन कौन से देश हैं वो पूछा जाता है, तो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाला पहला हो जाएगा, ये है पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, फिर मारिटानिया, ये देखिए यहाँ से लेके ये वाला पश्चिमी सहारा जो है पश्चिमी सहारा, यहाँ से ये इतना पूरा जो है ये क्या है, ये पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के बाद में दूसरा देखें मोरक्को। मोरक्को का क्षेत्र जो है ये इतना पूरा देखने को आपको मिलेगा ये। फिर मोरक्को के बाद में मारिटानिया। मारिटानिया जो है ये यहाँ आता है, ये यहाँ से लेके पूरा ये इतना जो है मारिटानिया। फिर चौथा क्या हो जाएगा, माली। चौथा माली ये देश है, ये इतना यहाँ से लेके ये पूरा ये है माली। माली के बाद में जो है पांचवा अल्जीरिया। पांचवा क्या आ जाएगा, वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है इसका क्षेत्र यहाँ से लेके ये इतना पूरा ये वाला तो विषुवत मतलब जो मतलब 0 डिग्री जो ग्रीन बीच वाली आई है ये वाली लाइन है, लेकिन इसका देश जो है अल्जीरिया का क्षेत्र यहाँ से लेकर ये पूरा इतना हो जाएगा अल्जीरिया। फिर छठा है ट्यूनेशिया। छठा ट्यूनेशिया, ये जो छोटा सा देश देखने को मिलेगा यहाँ पे ये है ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया के बाद सातवां है नाइजर। नाइजर की स्थिति ये है, ये इतना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नाइजर। फिर नाइजर के बाद में आठवां हो जाएगा लीबिया। ये वाला जो देश है ये है लीबिया ये। फिर 9वें नंबर का बात करें तो ये देश हो जाएगा मिस्र। ये वाला इसकी लोकेशन जो है ये इतना है मिस्र। मिस्र के बाद में 10वें नंबर की बात करें तो ये देश है चाड। ये यहाँ से लेके ये पूरा है, ये क्या है, ये है चाड। चाड के बाद में 11वें नंबर की बात करें तो वो है इथोपिया। इथोपिया नहीं, इसका अगर बात करें सूडान हो जाएगा ये सूडान। ध्यान रखिए कि जो सूडान है ये टोटल में नहीं है, मतलब जो सूडान है इसके ऊपरी हिस्से मतलब आधा सूडान ले लीजिए। तो कहीं कहीं पे आप लोग को सूडान देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पे हमने एक जगह देखा था तो वहाँ इथोपिया लिखा था। तो आप जो भी आपको मिले सूडान ही मानना, तो ये हो जाएगा। तो टोटल मैंने 11 जो है मैंने कितना 11 देशों पर जो है अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल का जो है वो 11 देशों पर इसका विस्तार है। अब हम इसके बाद में देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बहुत सारे संगठन या देश हैं जो पश्चिमी सहारा को जो है स्वतंत्र देश नहीं समझते हैं। ये वाला जो देश है ये पूरा मैंने बताया था, यहाँ से लेके ये वाला देश जो है ये इतना देख लीजिए इसकी लोकेशन, ये यहाँ से लेकर ये पूरा इतना ये जो है इसको जो है बहुत सारे संगठन हैं या देश हैं जो इसको जो है स्वतंत्र देश नहीं मानते हैं, लेकिन जो है बल्कि वो जो मोरक्को के अधीन मानते हैं। मतलब इसको किसके अधीन मानते हैं, इसके बगल में जो मोरक्को देश है इसको इसके अधीन मानते हैं। जो है पश्चिमी सहारा को लोग कहते हैं ये मतलब वो जो संगठन है ये मानते हैं कि मोरक्को के अधीन है ये। फिर क्योंकि पश्चिमी सहारा जो है यहाँ के जो 80% क्षेत्र पर मोरक्को के द्वारा शासन किया जाता है। फिर देखें ये जो ट्यूनेशिया है ये वाला देश, ट्यूनेशिया ऐसा देश है जिसने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया है, जहाँ पर इसका खुद का कानून व संविधान है। बाकी जगह पर ऐसी गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलेगी। फिर यहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं उन्हीं के द्वारा रूल किया जाता है, कोई यहाँ नियम विशेष कानून का तजुर्बा नहीं देखा जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि जो लीबिया है, हमने आपको ये लीबिया बताया, ये वाला लोकेशन ये लीबिया में इस्लामिक संगठन आइसिल एक्टिव है। एक इस्लामिक संगठन आइसिस जो इराक और सीरिया में एक्टिव रहते हैं।
मतलब जो एशिया महाद्वीप में ये आता है, इराक और सीरिया, ये लोग अपना ही कानून चलाते हैं, ये लोग खुद ही अपना कानून चलाते हैं। फिर अब देखते हैं कि जो सहारा मरुस्थल में, ये जो सहारा मरुस्थल मैंने बताया कि 11 देशों पर इसका विस्तार है, और जो है फिर जो ये सहारा मरुस्थल में ऊपर की ओर मतलब सिराको पवन व हरमट्टन नामक 2 पवनें चलती हैं। कौन सी 2 पवन चलती हैं, आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है सिराको पवन और दूसरी क्या है, वो है हरमट्टन पवन। ये दोनों पवनें चलती हैं। अब हम पहले सिराको पवन की बात करें तो सिराको पवन जो जो सिराको जो पवनें होती हैं वो यहाँ से जो है लाल रेतों को उड़ाकर वह भूमध्य सागर के नमी को धारण करती है। ये जो भूमध्य सागर है इसके पानी को लेकर, मतलब इसकी आर्द्रता और या नमी कह सकते हैं, इसको धारण करते हुए इटली में, ये ऊपर वाला ये जो लटकता हुआ देश दिख रहा है ये वाला यूरोप का, ये है इटली। इटली में जो है लाल वर्षा या रक्त वर्षा करती है। मतलब जब यहाँ पे बारिश करती हैं तो अपने साथ जो यहाँ की मिट्टी हो या रेत या रेड कलर का ले गई हैं वो यहाँ पे गिरा देती हैं बारिश के साथ। तो वहाँ पे लोग उसको क्या बोलते हैं, लाल वर्षा या रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं, हमने तो जो है सिराको पवन के बारे में बात कर ली, मैंने 2 पवनों को नाम बताया था, 2 पवनों के नाम। दूसरा क्या बताया था, हरमट्टन। अब हरमट्टन की बात करते हैं। हरमट्टन पवन नीचे की तरफ चलती है, इधर साइड में चलती है। तो जब ये हरमट्टन पवन नीचे की तरफ चलती है तो यहाँ नीचे मतलब पर एक है इक्वेटोरियल गिनी, ये वाला जो गिनी की खाड़ी है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे गिनी की खाड़ी है। तो यहीं पे जो है जिसे हम गिनी की खाड़ी कहते हैं, तो गिनी की खाड़ी 2 वजह से फेमस है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। एक तो ऊपर से ये मैंने बताया ग्रीनविच रेखा यानी कि जीएमटी जो आती है, और दूसरी ये मैंने बताया भूमध्य, ये वाली रेखा जो मैंने बताया यहाँ से लेकर यहाँ से, ये दूसरी भूमध्य सागर रेखा जो है ये गुजरती है, इसलिए जो है गिनी की खाड़ी 2 कारण जो है फेमस है। तो भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा गिनी की खाड़ी पर एक दूसरे को यहाँ पे काटते हैं, तो इसलिए गिनी की खाड़ी 2 वजह से फेमस है। फिर से देख लीजिए कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री जो देशांतर गिनी की खाड़ी पर ही एक दूसरे को काटते हैं ये। अब हम देखते हैं जो हरमट्टन पवन के बारे में हम बता रहे थे कि हरमट्टन पवन नीचे आकर आर्द्रता को कम करती है, यहाँ पे जो है आर्द्रता को कम कर देती है, यानी जो उमस जैसा माहौल बना रहता है उससे यहाँ के लोगों को निजात मिलता है, जिससे जब यहाँ से जो यहाँ के लोग रहते हैं वो निजात पाते हैं जो उमस से। इसलिए हरमट्टन को, जो हरमट्टन पवन है उसको क्या बोलते हैं, गिनी का डॉक्टर, मतलब यहीं पे रहता है। चूँकि यहाँ पे गिनी की खाड़ी है तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, गिनी का डॉक्टर के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है कि हरमट्टन पवन को जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं गिनी का डॉक्टर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा जो है यहाँ पे ये वाला, ये देश है एक युगांडा। क्या है, युगांडा एक देश है छोटा सा। युगांडा देश के पास विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, यहीं से एक नदी, ये देखो मैंने बना के रखा है, ये एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, ये है नील नदी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील जो है ये 3 देशों की सीमा को छूती है। पूछा जाता है ये कितने, मतलब ये जो इसका विस्तार है वो कितने देशों में, तो 3, मतलब 3 देशों की सीमा को जो है ये विक्टोरिया झील जो है वो छूती है। कौन कौन से, एक तो युगांडा, दूसरा केन्या और तीसरा क्या हो जाएगा, तंजानिया। देखो ये वाला ऊपर वाला जो इतना है ये है युगांडा, ठीक, और दूसरा है केन्या, इसके बगल में जो ये वाला देश है ये पूरा, ये क्या है, केन्या। केन्या के बाद में तीसरा क्या हो जाएगा, वो है तंजानिया। तंजानिया ये नीचे वाला जो दिख रहा है आप लोग को, ये वाला देश, ये है पूरा तंजानिया, ठीक, ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में देखते हैं, अब मैंने बताया कि जो यहाँ से नील नदी निकली मतलब, तो नील नदी यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे जो है मिस्र में जाती है, मतलब ये रास्ते में तो इसको और देश पड़ते हैं, जैसे सूडान से होते हुए मिस्र में जाती है, फिर यहाँ जाती है और मिस्र में जो है पठार का निर्माण करती है। और नील नदी को मिस्र के लिए जो है वरदान माना गया है। ये जो मिस्र है, इस जो ये नील नदी है ये मिस्र के लोगों के लिए जो है वरदान है। अब हम देखते हैं कि युगांडा के नीचे, मैंने अभी ये वाला देश बताया था, ये युगांडा के नीचे
एक देश है ये वाला, यहाँ पे ये छोटा सा देश है, ये है रवांडा। फिर रवांडा देश की राजधानी का नाम क्या है? किगाली। यहीं पे इसकी राजधानी पड़ती है ये वाला, ये इसकी राजधानी है। तो रवांडा देश की राजधानी किगाली है। तो किगाली में एक समझौता हुआ था, इसको भी जान लेते हैं अगर पढ़ रहे हैं तो वो हुआ था हाइड्रोक्लोरो अगर देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए, मतलब फिर से देख लीजिए कि किगाली में एक समझौता हुआ था किसके लिए? हाइड्रोक्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिहाज से हुआ था, मतलब HFC के उत्सर्जन को कम करने के लिए। कब हुआ था? ये हुआ था 15 अक्टूबर 2016 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 2016 को। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही एक समझौता और हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था ऐसे एक जो है कनाडा का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। वो किससे संबंधित था? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित था। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक देश है, ये वाला, ये एक देश है जिसका नाम है तंजानिया। क्या नाम है? तंजानिया। तो तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी, जिसका नाम है किलिमंजारो। क्या नाम है? किलिमंजारो। ये वाला जो ये चोटी है तंजानिया में, ये अफ्रीका की सबसे जो है ऊंची चोटी है, जिसका क्या नाम है? किलिमंजारो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर अगर बात करें कि हमने बताया था कि ये वाला जो है ये युगांडा, ये वाला जो छोटा सा देश है, ये है युगांडा। युगांडा के बगल में केन्या की राजधानी नैरोबी है। ये केन्या है, ये वाला देश जो है ये केन्या है। केन्या की राजधानी आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगी, ये नैरोबी। नैरोबी में प्रश्न पूछा जाता है कि नैरोबी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो वो कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो है मसाई जनजाति पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप का ऊपरी हिस्सा, हमने जैसा कि बताया था कि ऊपरी हिस्सा जो है सहारा मरुस्थल और अरब के मरुस्थल में जो है, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि सहारा के मरुस्थल और अरब के मरुस्थल में जो है मतलब कौन सी जनजाति मिलती है? तो वो है बद्दू जनजाति। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है सहारा मरुस्थल और ये अरब का मरुस्थल। ठीक, तो सहारा मरुस्थल और अरब का जो मरुस्थल है वो वहाँ पे कौन सी जनजाति? फिर से देख लीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप का ऊपरी हिस्सा यानी कि सहारा मरुस्थल और अरब के मरुस्थल में जो है बद्दू जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखना, बेद्दा मत बोलना, क्योंकि बेद्दा जनजाति जो है वो श्रीलंका में, ध्यान रखना, बेद्दा जनजाति श्रीलंका में, लेकिन बद्दू जनजाति वो सहारा मरुस्थल और जो है मतलब अरब के मरुस्थल में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि ये वाली जो रेखा गुजर रही है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा ये मतलब कहाँ कहाँ से गुजरती है ये देख लीजिए। तो ये गिनी की खाड़ी, हमने बताया ये वाला क्या है? गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी में गुजरती है, फिर यहाँ से जाती है। यहाँ पे आप लोग को एक देश देखने को मिलेगा, ये क्या है? ये है गैबोन। ये पूरा बना लीजिए, ऊपर कर दें थोड़ा सा। ये क्या है? ये है गैबोन। तो भूमध्य सागर जो है यहाँ पे गिनी की खाड़ी, फिर ये हो जाएगा गैबोन। फिर गैबोन के बाद में यहाँ पे आप लोग को जो है ये कांगो देखने को मिलेगा। तो हमने बताया कि जो भूमध्य रेखा है ये गिनी की खाड़ी से गुजरती है। गिनी के खाड़ी के बाद में यहाँ पे आपको ये वाला देश जो है देखने को मिलेगा, ये वाला, ये है गिनी की खाड़ी, मतलब इसको देखो, ये गिनी की खाड़ी और ये गैबोन। गैबोन के बाद में आप यहाँ आएंगे तो ये देश आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये है कांगो। कांगो के बाद में आप यहाँ आएंगे तो ये वाला देश आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। या फिर इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे तो फिर आप लोग को देखने को मिलेगा युगांडा। ये मैंने छोटा सा देश बताया है ये। तो भूमध्य सागर जो भूमध्य रेखा जो है ये युगांडा से गुजरेगी। फिर इसके बाद में आप लोग को जो है यहाँ पे केन्या दिखाई देगा, ये वाला, ये देश है केन्या। तो केन्या से होकर जा रही है। फिर इसके बाद में जो है ये सोमालिया। तो इतने से मतलब 7 देशों से होकर गुजरती है। मैंने क्या बताया? गिनी की खाड़ी, फिर गैबोन, फिर कांगो मतलब गणराज्य जो लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। फिर इसके बाद में मैंने क्या बताया यहाँ पे जो है युगांडा, फिर केन्या, फिर सोमालिया। तो इतने से होकर जो भूमध्य रेखा है वो गुजरती है। अब हम ये देखते हैं कि कांगो नदी, आप लोग को यहाँ पे कांगो नदी दिख रही होगी, ये वाली नदी। एक सेकंड दूसरे कलर का यूज कर लें। ये वाली नदी, ये नदी है, ये कौन सी नदी है? ये है कांगो नदी। ठीक, तो ये कांगो नदी जायरे नदी, मतलब चाहे कांगो नदी बोले इसे, और इसका एक और नाम है जायरे नदी।
तो ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो ये जो हो जाएगी कौन सी नदी, कांगो नदी या फिर जायरे नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार में काटती है, 2 बार काटती है। अब देखते हैं कि जो एक लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से मकर रेखा जो है गुजर रही है, तो यहीं पे एक नदी है जिसे हम बोलते हैं लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है, ये है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये देखिए एक यहाँ पे काटी और फिर एक यहाँ पे, तो 2 बारी जो है ये मकर रेखा मतलब मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। अब हम इसके बाद में देखते हैं, फिर ये जो लिम्पोपो नदी है ये नामीबिया, हमने बताया था कि जो है यहाँ पे जो है ये नामीबिया जो है ये वाला पूरा देश, ये नामीबिया, फिर बोत्सवाना, ये बोत्सवाना, फिर साउथ अफ्रीका, मैंने बताया था ये पूरा साउथ अफ्रीका है, और फिर मोजाम्बिक, यहाँ पे ये वाला ये देश जो है ये मोजाम्बिक है, यहाँ पे बना दे। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके ये पूरा ये इतना जो है ये क्या है, ये मोजाम्बिक है इतना पूरा, ठीक। ये मोजाम्बिक हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पे आप लोग को मेडागास्कर देखने को मिलेगा। तो इतने से जो है ये नदी गुजरती है। अब हम देखते हैं कि सेनेगल के पास में एक जो है प्रश्न ये पूछा गया था, तो उसको भी बता दें। एक प्रश्न आया हुआ था कि केप वर्दे की लोकेशन बताइए। एक मतलब केप वर्दे है तो उसकी लोकेशन पूछा था, तो अभी देख लीजिए। तो उसकी लोकेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये थोड़ा मतलब जो सेनेगल हमने आप लोग को बताया था यहीं पे जो है ये देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये है केप वर्दे। फिर इसके बाद में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत जो है, मतलब उत्तर पश्चिम में जो है एटलस पर्वतमाला देखने को मिलेगा। ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला पूरा, ये एक सेकंड देखिए, ये पूरा इतना जो है ये कौन सी पर्वत हो जाएगी, ये हो जाएगी एटलस पर्वत। तो प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है मतलब इसकी लोकेशन कहाँ पे आएगी, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो इधर उत्तर हो जाएगा, इधर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम में एटलस माला जो है मतलब एटलस पर्वतमाला आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर बात करें कि दूसरा बड़ा महाद्वीप है, ये देखो अगर सबसे बड़े जो महाद्वीप की बात किया जाए तो वो तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप, लेकिन ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये दूसरा सबसे बड़ा मतलब महाद्वीप है। फिर देखा जाए तो कहीं कहीं जो है आप लोग को मैंने बताया था कि 55 देश जो है देखने को मिलेंगे, और कहीं कहीं 54। फिर अफ्रीका महाद्वीप में जो है आपको 49 देश जो है ये मुख्य भूमि के अंदर मिलेंगे, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मिलेंगे, मतलब मुख्य भूमि के अंदर मिलेंगे। लेकिन जो है 6 देश जो है वो द्वीपीय देश हैं। कौन कौन से 6 देश हैं वो देख लीजिए। 6 द्वीपीय देश में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मेडागास्कर, जैसा कि मैंने बताया ये वाला मेडागास्कर। दूसरा जो हो जाएगा सेशल्स द्वीप, मैंने बताया कि यहाँ पे जो है ये वाला देश सेशल्स हो जाए, सेशल्स द्वीप हो जाएगा। द्वीप में बात किया जाए तो तीसरा हो जाएगा कोमोरोस, हमने बताया ये वाला कोमोरोस हो जाएगा। फिर कोमोरोस के बाद में यहाँ पे जो है मतलब हो जाएगा मॉरिशस, मैंने आप लोग को बताया ये वाला मॉरिशस हो जाएगा। मॉरिशस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी जो होते हैं वो भारतीय मूल का होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक साओ टोमे है, उसके बारे में भी देख लीजिए कि यहाँ पे जो है मतलब क्या है साओ टोमे, उसके बारे में देख लीजिए। फिर आप लोग को जो है साओ टोमे की लोकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये भी एक द्वीपीय हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर बात किया जाए मतलब और एक बचता है तो वो हो जाएगा, मैंने आप लोग को बताया क्या, ये हो जाएगा केप वर्दे। तो क्या हो जाएगा, एक मैंने बताया मेडागास्कर, फिर एक बताया सेशल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, और फिर मैंने साओ टोमे, और एक क्या बताया केप वर्दे। तो ये जो है 6 जो है क्या हो जाएगा 6 देश द्वीपीय, और 49 देश जो हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, मुख्य भूमि के अंदर। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश जो है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश वो कौन सा है, वो है अल्जीरिया। तो अल्जीरिया की लोकेशन अगर देखी जाए तो वो कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे, ये क्षेत्रफल के हिसाब से जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। अब इसके बाद में अगर जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से वो हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि
जो है नाइजीरिया के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये यहाँ पे जो है ये वाला देश कौन सा है, ये है नाइजीरिया, ये वाला। देखिए इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो ये हो जाएगा नाइजीरिया, ठीक, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नाइजीरिया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कर दिए। फिर नाइजीरिया के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ये नाइजीरिया जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, एक है हाउसा जनजाति, मतलब ये दो जनजातियाँ पाई जाती हैं, एक हाउसा जनजाति और दूसरी पाई जाती है फुलसे जनजाति। तो हाउसा जनजाति जो है वो कृषक होती है और फुलसा जनजाति जो होती है वो पशुपालक होती है। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए अफ्रीका में ही, अफ्रीका में सबसे छोटा देश वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सेशल्स। मैंने आप लोग को दिखाया था कि छोटा देश सेशल्स, सेशल्स की लोकेशन जो है यहाँ पे पड़ेगी, ये देखिए ये है सेशल्स, मैंने बताया था ना। तो ये हिंद महासागर में आता है। अब देखें कि हार्न ऑफ अफ्रीका, वो उसकी एरिया देखिए, ये जो हार्न ऑफ अफ्रीका मैंने आप लोग को बताया था ये कैसा क्षेत्र है, तो ये पशुपालक क्षेत्र है। फिर अब हम थोड़ा कालाहारी मरुस्थल के बारे में बात करें तो ये 3 क्षेत्रों में मतलब विस्तृत है। कौन कौन से, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। यहाँ देखिए यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल जो है यहाँ पे विस्तृत है, तो उसका पूछा जाता है कितने देशों में, तो 3 देशों में। कौन कौन से, ये नामीबिया, नामीबिया के बाद में यहाँ पे बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद में ये पूरा है दक्षिण अफ्रीका। तो इन तीनों में जो है किसका विस्तार है, जो है 3 क्षेत्रों में विस्तार है कालाहारी मरुस्थल का। अब हम देखते हैं कि जो है हमने बताया था कि यहाँ पे जो 2 देश छोटे छोटे हैं, एक स्वाजीलैंड और एक मैंने बताया था लेथोसो। तो लेथोसो व स्वाजीलैंड जो है ये भूमिबद्ध देश हैं। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि तंजानिया के पूर्व में हिंद महासागर में जो है पेम्बा द्वीप व जंजीबार द्वीप पर जो है द्वीप है। यहाँ पे मैंने बताया कि ये तंजानिया है, तंजानिया के पूर्व में मतलब इधर साइड में यहाँ पे 2 द्वीप आप लोग को दिखाई देगा। एक ये वाला द्वीप है, ये वाला, ये कौन सा द्वीप है, ये है पेम्बा द्वीप, ये वाला। और यहाँ पे एक ये वाला द्वीप है, इसे बोलते हैं जंजीबार द्वीप। ये 2 द्वीप हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन द्वीपों पर लौंग व इलायची की बहुत बड़ी मतलब मात्रा में खेती होती है। पूरे विश्व के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो पूरे विश्व का 90% लौंग का उत्पादन यहीं से होता है। अब हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप जो है पठारी है, मतलब ये नहीं, मतलब यहाँ पे जो है पर्वत नहीं पाए जाते, पठार मतलब उबड़ खाबड़ एरिया पाई जाती है। तो अफ्रीका महाद्वीप पठारी है, इसलिए यहाँ पर्वत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि अफ्रीका मतलब प्रमुख रूप से मतलब अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो प्रमुख रूप से 2 पर्वत पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक है ड्रैकनबर्ग और एक है एटलस। एटलस की लोकेशन जो मैंने ऊपर बता दी है आप लोग को, जो है उत्तर और पश्चिम में। और अगर ड्रैकन्सबर्ग की बात किया जाए तो ये जो है साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ये वाला जो पर्वत है ये जो है कौन सा है, ये है ड्रैकन्सबर्ग। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला ये कौन सा पर्वत है, ये है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। ये कौन सा है, तो ये साउथ अफ्रीका में इसकी लोकेशन आएगी। और अगर एटलस पर्वत की बात किया जाए तो मैंने आप लोग को बताया था मोरक्को के क्षेत्र में, मतलब ये देखिए ये वाला मैंने बताया था यहाँ पे। तो ये कौन कौन से यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे ये मोरक्को देश है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था ये अल्जीरिया, तो यहाँ कुछ पाया जाएगा। इसका विस्तार जो है मोरक्को और अल्जीरिया में है मुख्य रूप से। और ये कौन सा पर्वत है, यह है एटलस। फिर एटलस की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट टॉपकल है। क्या है, माउंट टॉपकल। इसकी स्थिति देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा माउंट टॉपकल, ये हो जाएगी। तो इसकी लोकेशन मतलब मैंने क्या बताया कि जो है एटलस पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, उसका नाम है माउंट टॉपकल। फिर देखा जाए ज़्यादा पर्वत ना होने के कारण यहाँ ज्वालामुखी भी नहीं पाई जाती है। जो अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादा पर्वत है नहीं, 2 ही मुख्य रूप से हैं, तो यहाँ पे ज्वालामुखी भी नहीं पाई जाती है। अब देखा जाए कि ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, तो वो वलित पर्वत में पाई जाती है। वलित पर्वत जैसे हमारे यहाँ हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, आल्प्स हो गया, जैसे कि जो मुड़कर टूट जाते हैं, ऐसे पर्वतों में जो है वो ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में
अब देखते हैं कि नाइजीरिया के पूर्व में यानी अफ्रीका का एकमात्र ज्वालामुखी है माउंट कैमरून। मतलब मैंने आप लोग को बताया कि ये नाइजीरिया है, ये वाला, ये पूरा यहाँ से है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के पूर्व में मतलब इधर साइड में, ये यहीं पे, तो यहाँ पे एकमात्र ज्वालामुखी है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे माउंट कैमरून है। फिर इसके बाद में विक्टोरिया झील के बारे में बात करते हैं। तो विक्टोरिया झील जो है विषुवत रेखा पर स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी झील ऐसी है जो विषुवत रेखा पर स्थित है, तो ये हो जाएगी, जो है कौन सी झील हो जाएगी, ये वाले विक्टोरिया झील। अब हम देखते हैं नील नदी के मुहाने, यानी ऊपर ऊपर मुहाना तो बनेगा ना नील नदी का, तो नील नदी के मुहाने से लेकर जो है मलाबी क्षेत्र तक नीचे जो है धंसा हुआ है। हमने बताया था नील नदी से यहाँ से लेकर और यहाँ से यहाँ तक, मतलब मलाबी, यहाँ पे एक मतलब मलाबी आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमने क्या बताया कि जो नील नदी है यहाँ से इसके मुहाने से लेकर और यहाँ मलाबी तक, ये भ्रंश घाटियों में जो है ये नीचे धंसा हुआ है, जिसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं, जैसे कैलिफोर्निया की घाटी। तो अब इसके बाद में देखें कि भ्रंश इसलिए पड़ा क्योंकि जो अफ्रीकन प्लेट है वो गल रही है, जिससे लगातार अफ्रीका की भ्रंश घाटी जो है चौड़ी होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि ये भाग टूटकर हिंद महासागर में जो है पूर्व की ओर चला जाएगा। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो राजस्थान, जो हमारा भारत है वो यहीं से लगा हुआ था, ये खिसक कर उधर चला गया है, तो ऐसे ही अभी टूट के अलग चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया झील ये 3 देशों से सीमा बनाती है। कौन कौन से, मैंने बताया कि जो है मतलब तंजानिया, एक मैंने तंजानिया और केन्या, और ये फिर ऊपर वाला युगांडा। अब हम थोड़े बहुत झील के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे टैगनाइका झील, ये 4 देश मतलब इससे सीमा बनाते हैं। कौन कौन से वो देख लीजिए, एक है तंजानिया, दूसरी बरूंडी, और फिर तीसरे की बात करें तो वो है कांगो, और चौथे की बात करें तो वो हो जाएगी जाम्बिया। तो अगर बात करें कि ये वाला यहाँ पे एक झील है, ये वाली झील, यहाँ पे ये आती है एक झील, ये आप लोग को दिख रहा होगा, एक सेकंड ऊपर कर दें। यहाँ पे भी एक झील पाई जाती है, जिसे हम ये वाला, यहाँ पे ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, टैगनाइका झील। ये झील जो है इसकी बात करें तो ये मतलब 4 देश इससे जो है 4 देश सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, एक ये वाला तंजानिया, और दूसरी हो जाएगी जो है यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसे हम बोलते हैं बरूंडी, और फिर इसके बाद में जो है ये कांगो हो जाएगा, मतलब ये वाली कांगो हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो एक हो जाएगा जो है जाम्बिया, ये हो जाएगा, ठीक। ये चारों देश जो होता है वो सीमा बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मलाबी झील से 3 देश सीमा बनाते हैं, मलावी झील के बारे में भी देख लेते हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे, मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक। क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे ये मोजाम्बिक, ये वाली झील जो है ये इसके किनारे में ही एक झील है यहाँ पे, इससे जो है 3 देश सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, एक यहाँ पे छोटा सा देश है उसे हम बोलते हैं मलावी, और फिर इसके बाद में ये वाला जो है, ये ऊपर वाला ये तंजानिया हो जाएगा, और नीचे वाला ये वाला देश जो है इसे हम बोलते हैं मोजाम्बिक। अब अगर प्रश्न पूछा जाता है कि तुर्कान झील कहाँ पे है, तो वो है केन्या में। कहाँ पे, ये जो है यहाँ पे एक छोटी सी झील है जिसे हम बोलते हैं तुर्कान झील। तो हमने बताया ये छोटी सी झील आप लोग को दिख रही होगी, ये वाला, ये यहाँ पे एक झील है, ये कहाँ पे पड़ेगी, तो ये पड़ती है जो है तुर्कान झील, केन्या में है। अब हम बात करें कि एक झील छोटी सी है उसे हम बोलते हैं ताना झील। ताना झील जो है यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं इथोपिया में है। कहाँ पे है, इथोपिया। तो ये हो जाएगी ताना झील, इथोपिया में पड़ेगा, इसकी लोकेशन यहाँ पे आएगी। अब हम नासिर झील की बात करें तो नासिर झील जो है ये मिस्र में पड़ेगा। मिस्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी लोकेशन आएगी कुछ यहाँ पे, ये यहाँ पे नासिर झील पड़ेगा। फिर इसके बाद में देखते हैं कि नील नदी विक्टोरिया से निकलकर 4 देशों से होते हुए जाती है। जब नील नदी यहाँ से निकलती है विक्टोरिया से, तो ये 4 देशों से होते हुए जो है यहाँ पहुँचती है, ठीक। फिर अब देखते हैं दक्षिणी सूडान। मैंने आप लोग को बताया ये सूडान देश है, यहाँ से लेके, एक सेकेंड, ये पूरा मैंने बताया यहाँ से लेकर ये पूरा जो है ये सूडान देश है। और फिर इसके नीचे आएंगे तो ये जो है ये दक्षिणी सूडान है, ये दक्षिणी सूडान है, और ये ऊपर वाला सूडान है। तो दक्षिणी सूडान
और जो है दक्षिणी सूडान ये जो है नया देश है। पहले दक्षिणी सूडान और सूडान एक ही था, लेकिन क्या हुआ कि दक्षिणी सूडान जो है ईसाई बाहुल्य है, और दक्षिणी सूडान ने जो है जुलाई 2011 में दक्षिणी सूडान की जो है स्थापना एक देश के रूप में हुई। अब हम इसके बाद में देखते हैं। तो हमने बताया कि जो नील नदी है ये 4 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? यहाँ से आएंगे तो ये छोटा सा देश युगांडा, फिर यहाँ पे आएंगे तो दक्षिणी सूडान, और फिर इसके बाद में सूडान, और फिर ये हो जाएगा मिस्र। तो 4 देशों से होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं कि जो विक्टोरिया झील, जो विक्टोरिया से धारा निकलती है उसे हम वाइट नील कहते हैं। जब यहाँ से जो धारा निकलती है उसे हम वाइट नील कहते हैं। और जो इथोपिया से, मतलब यहाँ से ये वाली ये लाइन, ये यहाँ पे बना हुआ है ये वाली लाइन, जब यहाँ से निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो है उसे हम ब्लू नील कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि जो विक्टोरिया से धारा निकलती है उसे वाइट नील कहते हैं, और जो इथोपिया से निकलती है उसे हम ब्लू नील कहते हैं। ये दोनों धाराएं जब सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलते हैं तो ये नील नदी कहलाती है। जो सूडान की राजधानी है वो यहाँ पे है, तो यहीं पे जो है इथोपिया से जो निकलती है और यहाँ जो है विक्टोरिया से, ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं, तब यहीं से नील नदी कहलाती है। अब देखते हैं कि मिस्र में, यहाँ पे मिस्र में जो है नासिर झील के उत्तर में एक बांध है जिसका नाम है आसवान बांध, जिससे जो है बिजली उत्पादन किया जाता है। यहीं पे एक बांध है, यहीं पे एक बांध जो है देखा जाए तो यहाँ पे इस नदी पे जो है इसी के उत्तर में जो है एक बांध है। मैंने क्या बताया कि मिस्र में नासिर झील के उत्तर में, ये जो नासिर झील है इसके उत्तर में एक बांध है जिसका नाम है आसवान बांध। कौन सा? आसवान बांध, जिससे जो है बिजली उत्पादन किया जाता है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। तो कांगो गणराज्य हमने बताया था ये वाला कांगो गणराज्य, या फिर इसी को बोलते हैं जायरे। क्या बोलते हैं? जायरे। जायरे में एक विशाल नदी, मतलब मैंने बताया था कि कांगो नदी बहती है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के आसपास है, जिससे साल भर जो है यहाँ पे बारिश होती रहती है। अब हम देखते हैं जो कांगो गणराज्य के दक्षिण में जो है कतांगा पठार है। कौन सा पठार है? जो है वो कतांगा पठार है, उसको देख लेते हैं। तो कातांगा पठार जो है इसकी लोकेशन की बात किया जाए तो ये है, ये कुछ ये वाला ये क्षेत्र, एक सेकेंड, ये वाला क्षेत्र जो है ये है कतांगा पठार। कौन सा है? कतांगा पठार। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि यहीं पे देखा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये जो कतांगा पठार है ये वाला क्षेत्र मैंने आप लोग को बना के दिखा दिया ये वाला। तो ये जो है क्यों प्रसिद्ध है या इसमें इम्पोर्टेंट क्या बात है? तो ये जो है धात्विक खनिज के लिए जो है वो मतलब इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें कौन सी धात्विक खनिज पाई जाती है? तो इसमें हीरा और तांबा पाया जाता है। अगर बात किया जाए तो माना जाता है ऐसा कि विश्व का 50% हीरा जो है यहीं पे संचित है। अब एक प्रश्न है आप लोग से कि हीरा उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? मतलब हीरा उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फिर अब देखते हैं कि नाइजीरिया में एक नदी बहती है जिसका क्या नाम है, मतलब नाइजीरिया में नाइजर नदी निकलती है और गिनी के खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। मैंने आप लोग को बताया कि ये क्या है, ये वाला देश, यहाँ नाइजीरिया, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से ये नदी यहाँ से निकली। तो और गिनी की खाड़ी, ये मैंने बताया था ये गिनी की खाड़ी है, तो यहीं पे अपना मुहाना बनाती है। तो यहीं पर नाइजर नदी के घाटी में जो है यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है, इसलिए नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं। नाइजीरिया में जो है एक शहर है जिसका नाम है इबादान, यहीं पे एक शहर है, ये यहाँ पे एक शहर पड़ता है जो है इबादान शहर। तो इबादान शहर से तेल निकाला जाता है और इसका जो शोधन है वो इबादान रिफाइनरी में ही किया जाता है। यहीं पे एक रिफाइनरी है यहीं पे, तो वहीं पे जो है इसका शोधन किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इबादान जो है ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर जो है इबादान ही है। ये जो नगर है ये जो मतलब नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर इबादान है। जैसे भारत का सबसे बड़ा नगर अगर बात किया जाए तो वो मुंबई है। तो अब हम देखते हैं कि नाइजर नदी पर जो है एक कैंजी बांध है। कौन सा बांध है? जो नाइजर नदी है इसी पे एक कैंजी बांध भी बना हुआ है। यहीं पे आप लोग लोकेशन देख लेंगे। तो यहीं पे नाइजर नदी पर एक मतलब कौन सा मतलब बांध है? तो हमने बताया कैंजी बांध, जहाँ पर जो है जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जाम्बेबी नदी, थोड़ा सा जाम्बेबी नदी के बारे में देख लेते हैं। तो जाम्बेबी नदी जो है ये करीवा बांध, इस पर जो है जाम्बेबी नदी पे करीवा बांध है। ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के सीमा पर बहते हुए मोजाम्बिक चैनल पर गिरती है। इसकी लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए।
ये यहाँ पे इसकी बात किया जाए तो कुछ यहाँ पे आएगा। इसकी लोकेशन की बात किया जाए तो ये है जाम्बेबी नदी। कौन सी नदी है? जाम्बेबी नदी। यहीं पर एक बांध है, यहीं पे एक बांध है जिसे यहाँ पे कौन सा बांध है? इसका नाम है करीवा बांध। तो जिम्बाब्वे, यहाँ पे जो है ये जिम्बाब्वे है, यहाँ से लेके ये पूरा जो है जिम्बाब्वे है। और फिर यहाँ पे जो है जाम्बिया है। कौन सा है? जाम्बिया। ये ऊपर वाला जो है ये पूरा का पूरा जो है क्या है? ये है जाम्बिया। आप लोग इसको बना लेंगे। ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा ये जाम्बिया है, ठीक। ये जो है इसको पूरा बना लेंगे। ये जाम्बिया है ऊपर और नीचे जो है ये है जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर ये नदी बहते हुए और यहाँ पे जो मोजाम्बिक चैनल है यहीं पर गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो मैंने बताया था यहाँ पे ये वाला, तो साउथ अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है, मतलब मैंने बताया था यहाँ पे ये वाला, ये जोहान्सबर्ग ये प्रमुख शहर है। मतलब तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो जोहान्सबर्ग है ये कौन से पहाड़ी पर स्थित है? ये वाला जो है जोहान्सबर्ग कौन से पहाड़ी पर स्थित है? तो ये बिट्सवार्ड्स पहाड़ी पर स्थित है। कौन से? बिटवार्ड्स, ठीक, बिटवार्ड्स पहाड़ी पर ये स्थित है। तो बिटवार्ड्स पहाड़ी में जो है में सोने का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। जो यहाँ पे एक पहाड़ी है उसमें जो है सोने का बहुत बड़ा भंडार संचित है, ऐसा कह सकते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना जो है ये जोहान्सबर्ग की खानों में है। जैसे कर्नाटक में कोलार और हट्टी से निकाला जाता है, इसलिए जो है जैसे अपने यहाँ भारत में मतलब कर्नाटक के सोनार मतलब कर्नाटक में जो सोना निकाला जाता है कहाँ पे? कोलार की हट्टी में। वैसे ही जो है जोहान्सबर्ग है, तो जो इसलिए जोहान्सबर्ग को जो है स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, इसको जो है स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को बता दें कि यहाँ पे एक मतलब प्रीटोरिया है, जहाँ मैंने अभी बताया था आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसकी लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे आता है। फिर देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की 2 राजधानियाँ हैं। आप लोग को बताया था कि दक्षिण अफ्रीका की, ये जो दक्षिण अफ्रीका को मैंने बताया था कि नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और लेथेसो और स्वाजीलैंड जो है ये पूरा दक्षिण अफ्रीका है। तो मैंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका की 2 राजधानियाँ हैं, मतलब दक्षिण अफ्रीका की 2 राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी? प्रीटोरिया और केप टाउन। क्या है? प्रीटोरिया और दूसरा क्या है? केप टाउन। तो अगर प्रीटोरिया की बात किया जाए तो इसकी लोकेशन यहाँ पे आएगी। प्रीटोरिया जो है ये प्रशासनिक मतलब राजधानी है और केप टाउन जो है वो वैधानिक राजधानी है। तो केप टाउन जो है वो मतलब केप टाउन में ही जो है संसद है। क्या है? संसद। अब हम देखते हैं कि प्रीटोरिया का नाम, ये जो मैंने बताया प्रीटोरिया का नाम जो है वो स्वाने है। क्या नाम है? स्वाने। तो मतलब प्रीटोरिया का नया नाम जो है वो स्वाने है। अगर इस स्पेलिंग की बात किया जाए तो उसकी स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे देख लेंगे कि इसमें टी जो है साइलेंट रहता है, इसकी स्पेलिंग रहती है SHWANE। क्या हो जाएगा? TSHWANE, मतलब इसका टी जो है वो साइलेंट रहता है, ठीक। तो हमने आप लोग को बताया, क्या बताया कि प्रीटोरिया मतलब यहाँ पे जो प्रीटोरिया है इसकी जो है इसका नया नाम स्वाने है, ठीक। अब देखते हैं कि कांगो गणराज्य मैंने बताया यहाँ पे, ये कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य और कांगो में मतलब एक तो ये कांगो है और एक है कांगो गणराज्य। इसका जो मैंने पठार बताया था वो पूरा यहाँ तक पूरा विस्तृत है, तो दोनों में कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा। तो क्योंकि पठार कोई ये नहीं रहता है कि अगर मतलब मान लीजिए कोई एक मतलब एक राज्य में पाया जाता है तो उसी में पाया जाएगा, मतलब उसका छिड़काव इधर उधर रहता है, तो ये कह सकते हैं मतलब उसका विस्तार जो थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है। तो कांगो गणराज्य और कांगो में मतलब कांगो गणराज्य और कांगो में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन या फिर क्या कह सकते हैं? वर्षा वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए। अब वर्षा वन के उत्तर और दक्षिण में, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे समझा दें, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे ये वाला पूरा ले लीजिए और ये हो जाएगा जो है यहाँ, तो यहाँ पे और यहाँ पे तो जो है वर्षा बन पाएंगे, और ये वाला क्षेत्र जो है ये पूरा ये, और इधर के साइड में भी ये वाला पूरा क्षेत्र, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? सवाना, ठीक। ये वाले जो है वर्षा वन हो जाएंगे दोनों, और इधर जो है सवाना पाया जाएगा। तो वर्षा वन के उत्तर और दक्षिण में मतलब मैंने बताया कि इधर और इधर वर्षा वन पाया जाएगा, और इसके ऊपर जो है
वर्षा वन के उत्तर मतलब उत्तर इधर और दक्षिण इधर में सवाना जलवायु या फिर कह सकते हैं सूडान जलवायु पाई जाएगी। सूडान इसलिए पाई जाएगी क्योंकि जो है यहाँ पे देखिए, ये अगर इसमें खींचा जाए तो कुछ, तो यहाँ पे वर्षा वन हो जाएगा, फिर उसके ऊपर और इसके नीचे, ऊपर नीचे जो है यहाँ पे सूडान पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, वो पाया जाएगा जो है मतलब वहाँ पे सूडान जलवायु पाई जाएगी। फिर यहाँ वर्षा कम पाई जाएगी, मतलब कम होती है, या फिर कह सकते हैं यहाँ वर्षा कम पाई जाती है। यहाँ कठोर और मोटी घासें पाई जाती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन घाटी का वर्षा वन वाले क्षेत्र में सिलवास पाए जाते थे, कुछ वैसे ही। तो अगर जो अमेरिका में सिलवास पाए जाते हैं उसके बारे में बात कर लिए थोड़ा सा, तो सिलवास के उत्तर में और दक्षिण में जैसे सवाना जलवायु पाई जाती थी, और सिलवास के उत्तर में जो है जहाँ पे वेनेजुएला जो था, तो वेनेजुएला में लाओस, और दक्षिण में जो है अर्थात ब्राज़ील में सवाना जलवायु को जो है क्या कहते थे, कैंपोस कहते थे। क्या कहते थे, कैंपोस। अब हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पे देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे शीतोष्ण या फिर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रेरी जलवायु पाई जाती है। जैसे इसको भी समझ लेते हैं कि जैसे दक्षिण अमेरिका में मतलब अर्जेंटीना में शीतोष्ण जलवायु, और उत्तरी अमेरिका में जो है ग्रेट लेक्स के आसपास जो जिसे बेल्ट प्रदेश भी कहते हैं, वहाँ जो है मतलब यहाँ मक्का उगाया जाता है। बेल्ट प्रदेश को जो है मक्का त्रिभुज भी कहते हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में जो है मेरिनो भेड़ भी पाई जाती है। फिर से देख लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका में मतलब शीतोष्ण या फिर कह सकते हैं प्रेरी जल वायु पाई जाती है। जैसे दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में शीतोष्ण जलवायु, और जो है उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स के आसपास, जिसे हम क्या कहते थे, जिसे हम बेल्ट प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ अगर बात किया जाए तो यहाँ मक्का उगाया जाता है। बेल्ट प्रदेश को हम लोग क्या कहते थे, मक्का त्रिभुज कहते हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में मेरिनो भेड़ भी पाई जाती थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन छूट गया है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे कि ये जो खाड़ी देश है और ये अफ्रीका, यहाँ पे मैंने बताया था ये वाला जो सिंह जैसा निकला हुआ है, तो इनके और इनके बीच में एक मतलब जल संधि है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे ये वाली जल संधि, इसे हम कहते हैं बाब एल मानदेव जल संधि। क्या कहते हैं, जो अदन की खाड़ी है और यहाँ पे यमन, तो इनके बीच में एक मतलब जल संधि है, उसे कहते हैं बाब एल मानदेव जल संधि। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, अफ्रीका महाद्वीप। तो आई होप कि आप लोग को अफ्रीका महाद्वीप पूरा समझ में आया होगा। और ये लंबा वीडियो है, इसकी लेंथ तो बड़ी है, लेकिन अफ्रीका से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लोग इसको देखिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।